हेलो हाय गुड मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, आपका सीएमए का मटेरियल हम लोग कर रहे थे। और कर क्या रहे थे, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स तो हम कर ही चुके हैं। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको करा दूंगा। चैप्टर नंबर 1 हो गया था, चैप्टर नंबर 2 हो गया था। एक काम करते हैं, इंडेक्स ही निकाल लेते हैं, बेस्ट रहेगा। चैप्टर नंबर जो है 3 करना है, और ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 35 से। तो यहाँ से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आपका एग्रीकल्चरल इनकम। वैसे देखा जाए तो सेक्शन नंबर जो 10 है, उसका पहला क्लॉज ही कहता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। पर इन्होंने जो है एक इनडायरेक्ट मेथड निकाला है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पर कुछ पोर्शन तो एग्रीकल्चर इनकम का होता है, और कुछ पोर्शन जो होता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का होता है। तो उसे हम रेशो में डिवाइड कर देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम का जो पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट होता है, और नॉन एग्रीकल्चर का जो है वो टैक्सेबल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम कर रहे हैं, टोमेटो उगा रहे हैं, और टोमेटो के बाद उसे टोमेटो केचप बना रहे हैं। तो ये जो आपने टोमेटो बनाया, ये तो आपका एग्जेम्प्ट होगा, पर टोमेटो केचप जो बनाई वो आपका टैक्सेबल होगा। पर आप तो सीधा ही टोमेटो केचप बना रहे हैं, पहले टोमेटो फिर टोमेटो केचप फिर बेच रहे हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि जो टोमेटो हैं ये आपने अपने आप को ही फेयर मार्केट वैल्यू पर सेल कर दी हैं। मतलब कि फैक्ट्री आपकी ये रही, तो फैक्ट्री ने फेयर मार्केट वैल्यू पर खरीद लिए हैं। अब आप इस फेयर मार्केट वैल्यू को टोमेटो की कॉस्ट मान सकते हैं। उसके बाद और कॉस्ट लगा सकते हैं टोमेटो केचप की, फिर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट आएगा। और ये जो टोमेटो आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर बेचे, ये तो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों इसी के साथ एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम नहीं होती, बट अगर एग्रीकल्चर फील्ड पे कोई लैंड है और उसको आपने रेंट पर दिया है किसी मजदूर को या किसी को भी खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे आने वाला रेंटल भी एग्जेम्प्ट होता है। चाहे वो आपको कैश में मिले या वो अपने फसल का कुछ हिस्सा आपको दे दे, जिसे हम बोलते हैं इन काइंड। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं, रेंट इन काइंड। अगर कोई बिल्डिंग है उससे रेंट आ रहा है, जो डेफिनेटली आपने स्टोर रूम की तरह एग्रीकल्चर लैंड पे बनाई है, तो उससे आने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है ना सर। ये सब बातें जो है हम कर चुके हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको एक केस लॉ के थ्रू करवाया था। राजा बिनोय कुमार सहस रॉय का केस मैंने आपको करवाया होगा, लिखवाया था और समझा भी दिया था। एग्रीकल्चर लैंड जो होता है किसे बोलते हैं वो भी हमने देखा था। अब ये कुछ इंस्टेंसेस हैं एग्रीकल्चर इनकम के, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खाने पीने का पदार्थ उगाएं। कॉटन, जूट, ये सब भी एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, नर्सरी आती है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर, एनी रेमुनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि फर्म जो है मिलकर एग्रीकल्चर कर रही है, तो उससे जो पैसे आएंगे वो पार्टनर को डेफिनेटली आपस में बट ही सकते हैं, तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम माना है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। जितना डिटेल में आप पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एग्रीकल्चर इनकम है। एनी फीड ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। मतलब लैंड है जिसमें कैटल आएंगी, खाना वाना खाएगी, उस लैंड को रखा हुआ है आपने, और उस लैंड को आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज़ करने के लिए चाहते हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। उससे आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। कुछ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे कि पार्टनर को सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय को कुछ पैसा मिलता है नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस से। डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो कंपनी है, देखो फर्म की बात अलग थी, कंपनी अगर है और वो डिविडेंड दे रही है तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमेशा मानी जाती है, भले ही कंपनी का काम एग्रीकल्चर करना क्यों ना हो। सॉल्ट है, सॉल्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग सब नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक यानी जिंदा स्टॉक यानी जानवर, उनको खाना पीना खिलाना सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उन्हें बड़ा करना नॉन एग्रीकल्चर इनकम है।
मतलब अगर उससे पैसे आते हैं तो। मनी लेंडर ने सिर्फ जो है पैसे को उधार पे दिया है, आप उस पैसे को जो है एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। पर जो इस मनी लेंडर का काम है वो तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ना, उसने तो उधार पे दिया, उसको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, आपकी बुक में यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि आप जो है शुगर केन से जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो शुगर केन जो है वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर इनकम है, पर उससे सब्सिक्वेंट आप कुछ और ही उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो ये आपको माइंडसेट अपना खोल के रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो है कुछ मापदंड दिए हुए हैं कि ये जो इनकम होती है इसमें हमने किए हुए हैं सारे रूल डिस्कस, कितना पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, कितना नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर इनके अलावा कोई केस आता है तो वहाँ पर आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और नॉन एग्रीकल्चरल कितनी है। ये तो आपके ऊपर कॉफ़ी टी वाले सामान आ गए हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, रबर कर रहे हैं, तो उसमें कितना पोर्शन एग्रीकल्चरल है, कितना नॉन एग्रीकल्चरल है। बाकी सभी केसेस में आपको इंडिविजुअली देखना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। एक्स लिमिटेड जो है शुगर केन ग्रो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, और शुगर केन की जो कॉस्ट आती है वो करीब 10 लाख रुपीज़ आती है। मार्केट में शुगर केन जो बिकता है वो 3 लाख रुपीज़ का बिकता है। 1000 टन सर, 5000 टन नहीं, 1000 टन, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 15 लाख रुपए। शुगर केन जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया है वो 4000 टन को यूज़ किया है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, यानी शुगर केन से आप शुगर बना रहे हैं तो 5 लाख और लगेंगे, और मार्केट में शुगर को बेच रहे हैं उससे 25 लाख आपको मिलेंगे। ये जो आपने 4000 टन शुगर केन को यूज़ किया है शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर आप इसको मार्केट में बेचते तो करीब करीब जो है आपको मिलते 12 लाख रुपए। ये 12 लाख रुपए जो है आप अपनी कॉस्ट मान लेना, 12 लाख को एग्रीकल्चर की इनकम मान लेना, और इसी 12 लाख को जो है आप जो शुगर बना रहे हैं उसकी कॉस्ट मान लेना, समझे आप। और जो 3 लाख रुपए आपको डायरेक्टली शुगर केन बेचने से है वो तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है ही, उसमें तो दिक्कत है नहीं। आपका जो खर्चा लगा वो 10 लाख रुपए का लगा, आपका खर्चा शुगर केन उगाने का, 15 लाख इससे इनकम आई, कैसे, 3 लाख डायरेक्ट बेचने से, और 12 लाख का सामान आप यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए। तो हम मानेंगे कि हमने अपने आप को ही जो है 12 लाख में बेच दिया, तो 12 लाख एग्रीकल्चर इनकम और वही शुगर के लिए 12 लाख कॉस्ट बन गई। 10 लाख तो है आपकी शुगर केन की कॉस्ट थी, 15 लाख उससे इनकम आई थी, तो 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम आ गई। अब ये 12 लाख जो है आपने जो शुगर केन को यूज़ किया शुगर बनाने के लिए, 5 लाख आपने कन्वर्जन कॉस्ट और लगाई, तो टोटल 17 लाख आपकी कॉस्ट पड़ी शुगर बनाने के लिए। 25 लाख में आप बेचते हैं तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग से शुगर बेच कर आई है वो आ गई आपकी 8 लाख रुपए। अब जो है आप एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं तो कुछ लोगों के लिए आपको जो है पहले एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके पहले इनकम टैक्स निकालना होता है, और उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके आपको जो है इनकम टैक्स निकालना होता है। आप कहते हैं भैया देखिए टोटल इनकम टैक्स तो आपका इतना बन रहा है, पर अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स निकालूं तो इतना बन रहा है, तो इसका मतलब ये मुझे नहीं देना, ये मुझे देना है, मतलब टोटल में से इतना मुझे नहीं देना, तो मुझे नेट इतना देना है। फिर आप जो है रीबेट कैलकुलेट करेंगे, अगर लग रही है तो फिर आप रीबेट देख लेंगे, अगर मिल रही है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे और आपको टैक्स जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी के साथ जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट जो है पूरा हो गया है। अब जो है हम कुछ एग्जेम्पशन की बातें देख लेते हैं। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, जिसे हम एग्जेम्पशन बोलते हैं, और उसका पहला जो है सेक्शन का सब सेक्शन 1 या क्लॉज 1 आप कहना चाहें तो वो एग्रीकल्चरल इनकम की बात करता है। ये जो है हम सारी की सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ये एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है सर, ये हम कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो एग्जेम्पशन का चैप्टर है ना, सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है, इसमें जो है बहुत लंबी लिस्ट गिवन है, तो आपको क्या है कि वो पूरी लंबी लिस्ट जो है आपको याद नहीं करनी है। इसमें जो कॉमन चीज़ें होती है वही आपको याद करनी है, जो मैंने आपको नोट्स में दी थी। भले ही मैं आपको स्टडी मटेरियल करा रहा हूँ या सीए वालों को भी मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कराए हैं, पर उसमें भी मैंने बोला है कि 5% ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत टिपिकल है और पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत इन डेप्थ दे रखा है, बहुत ज़्यादा दे रखा है कंटेंट, और वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है।
तो वो मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दिया है। उसमें जो है एक चैप्टर जो है वो यही आता है आपका, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और जिसमें आपको बहुत सारी लिस्ट गिवन होगी। अब आपको ये सारी नहीं करनी है, आपको बेसिक बेसिक करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 10(4)(10)(4)(c) क्लॉजेस चल रहे हैं, 4D, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये जो एग्जाम्पशन है इसको इस कहानी की तरह आप पढ़ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता होगा, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, और ये सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं उसी का इंटरेस्ट जो है अगर उसके रिडेम्पशन पर मिलता है कुछ, उसी का जो इंटरेस्ट मिलता है वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है तो, और नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल लेवल पर आती है। सिमिलरली जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड यानी कि इंडिया के बाहर इशू किए जाते हैं, बट रुपी टर्म्स में, ना कि डॉलर टर्म्स में। समझ गए आप? बॉन्ड होते हैं ना, पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड इशू होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट होती है। इनकम रिसीव बाय स्पेसिफाइड फंड। अब ये स्पेसिफाइड फंड कौन सा है? जो स्पेसिफाइड है, जिसपे बोला गया है, आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने इशू किया है। यहाँ बताया भी हुआ स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या है। विच हैज़ बिन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब सीधी सीधी बात है भैया, जिसको बोल दिया ये स्पेशल फंड है, स्पेसिफाइड फंड है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, जिसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, तो वहाँ पर जो है इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। और जो लीव ट्रेवल कंसेशन है जो यहाँ पर आ रही है वो सैलरी के चैप्टर में डिस्कस्ड है। रेमुनरेशन टू पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन सर्टेन केसेस। कुछ रेमुनरेशन होती है जो ऑफिशियल्स को मिलती है, एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट्स होते हैं, बाहर की कंट्री के डेलीगेट्स होते हैं, इंडिया में हैं, उनके स्टाफ को सैलरी मिलती है। अगर इंडिया वाले भी उनकी कंट्री में होंगे और उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो वहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, तो सिमिलर एग्जेम्पशन जो है हमने भी उनको दी हुई है। वैसे ही कुछ रेमुनरेशन का और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप किसी बाहर की एंटिटी में 90 दिन तक के लिए काम करने जाते हैं और उसका कोई बिजनेस इंडिया में नहीं है उस एंटिटी का, तो वहाँ पर जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी एग्जेम्प्ट किए हुए हैं, चाहे वो फॉरेन शिप में हो या फॉरेन कंपनी में हो। ये चीज़ें यहाँ पर गिवन है। ये वाला जो चैप्टर है वो आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और इवन ये तो हमने सीए के मटेरियल में भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करे हैं, हमने कोई मटेरियल लाइन बाय लाइन गो थ्रू नहीं किया है। जब नोट्स में सब कर लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जो छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत ही रेपिटेटिव है, रटने वाली है, उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सिमिलर यहाँ पर और भी कुछ दे रखी है। टेक्निकल सर्विसेज इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम लीसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। अब ये यहाँ पर ईयर्स भी दे रखे हैं, बिटवीन इतने इतने साल के बीच में किया होगा तब जाकर वो एग्जेम्प्ट है, पहले कभी एग्जेम्पशन आई होगी। फिर ये आपके कुछ और अलाउंसेस आ गए। अलाउंस परक्यूसिट्स तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं सैलरी के चैप्टर में, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमने ये सब चीज़ें सैलरी के चैप्टर में करी है। कुछ कंपनसेशन आप करते हैं फॉर एनी डिजास्टर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सैलरी के चैप्टर में डिस्कस्ड है। LIC का प्रीमियम मिलता है, उसकी जो कंडीशंस है वो भी हमने डिस्कस करी थी, 80C में भी और एग्जेम्पशन में भी करी थी। फिर ये सारी चीज़ें PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सब चीज़ें हम कर चुके हैं। नेशनल पेंशन ट्रस्ट, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सुपर एनुएशन फंड, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कॉलरशिप मिलती है, डेली अलाउंस मिलता है, अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, फैमिली पेंशन है, ये सैलरी के चैप्टर में है। इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 1023A, ये कौन होते हैं भाई? ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टैब्लिश करे गए हैं इंडिया में, और उनका ऑब्जेक्ट है कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन और इंकरेजमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। Such association or institution applies its income or accumulate it for application solely to the object of which it is established। जैसे मुझे तो लग रहा है ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट्स। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपने प्रोफेशन को इनकरेज करने के लिए बने हैं। कुछ और स्पेसिफाइड वेलफेयर फंड्स आ रहे हैं जिनके नाम दे रखे हैं, बस आपको रीडिंग करनी है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर के कुछ नेशनल रिलीफ फंड हैं, बहुत सारे, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ये सब हमने किए भी हैं डिडक्शन के चैप्टर में।
म्यूचुअल फंड की इनकम जो है सबकी तो नहीं होती है, बट कुछ की होती है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। एनी इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और regulations made thereunder. A mutual fund set up by a public sector bank or a public financial institution or authorized by RBI and subject to certain notified conditions. इसके बारे में जो है फाइनल स्टेज पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जब आपके पास टैक्सेबिलिटी ही नहीं है तो हम इसको पढ़कर क्या करेंगे, मेरा ये सवाल है। म्यूचुअल फंड कैसे उनकी टैक्सेबिलिटी आती है, फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जो है ट्रस्ट के लिए भी जो है फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ इस चैप्टर में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें रटनी नहीं है। ये जो 2, 4, 5 नंबर का इसमें से आएगा उसमें जनरल चीज़ें आएगी तो उसके जवाब दे देना, और जनरल चीज़ें नहीं आएगी वो 2, 4 नंबर में, तो आपको ये देखना है कि अगर कोई सोशल वेलफेयर के लिए कोई चीज़ है तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। कोई हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए कुछ किया है, लोगों के लिए कुछ हेल्प करी है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। जैसे कि यूनिट होल्डर की इनकम यहाँ पर आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट आपके नहीं है सर कि कैसे म्यूचुअल फंड आगे पैसा लगाते हैं और यूनिट होल्डर्स को जो है यूनिट से इशू करते हैं, फिर इन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। समझ रहे हैं आप? जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने टैक्स दे दिया वहाँ पर सेम इनकम पर यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्स नहीं लगता, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बिजनेस ट्रस्ट के लिए। और वैसे ही जो है रियल एस्टेट की भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि आप पैसा उस ट्रस्ट को देते हैं और ट्रस्ट आप सभी लोगों के बिहाफ पर उसे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि घर को बेच के ही पैसा आ सकता है या फिर उससे रेंटल इनकम भी आ सकती है। ट्रेड यूनियन है, इनकी इनकम भी टैक्सेबल नहीं होती, बट ट्रेड यूनियन की कोई टैक्सेबिलिटी आपके नहीं है। सिक्किमीज लोग जो हैं उनके लिए जो है बेसिकली इनकम टैक्सेबल नहीं होती, हम कर चुके हैं, ये आपके सी इंटरमीडिएट में भी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ये सब जो है आपके सी इंटरमीडिएट में भी है, हमने किया है, काफ़ी कुछ इसमें से डिस्कस किया है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम टी बोर्ड, ये भी किया है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर बोर्ड, इनकम ऑफ माइनर 1500 तक एग्जेम्प्ट होती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जनरल भी है, आते रहता है। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, अब ये 1964 की यूनिट स्कीम है, अब एग्जिस्ट करती है नहीं करती मालूम नहीं। डिविडेंड इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट होती है, पर डोमेस्टिक कंपनी से मिलती है, रेजिडेंट्स को 10 लाख तक वहीं तक एग्जेम्प्ट होती है। तो पहले 1034 में बोला गया था, उसको चेंज किया गया, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल ऑन डिविडेंड चार्जेबल टू टैक्स अंडर 115 BBDA, जो इंट्रोडक्शन में हमने किया। कंपल्सरी एक्विजिशन, ये कैपिटल गेन के चैप्टर में करेंगे। इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, इंडिया में अगर किया जाएगा कोई इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है ऑफिशियल गैजेट में, तो उसकी जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में नहीं करना है जी, ये डिटेल में ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सारी, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो, लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग। और इस चैप्टर में जो है आपको अपने दिमाग खुले रखने की, अच्छा ये सब चीज़ें एग्जेम्प्ट होती होगी, उसमें कोई रटना नहीं है। नॉन प्रॉफिट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी हुई है। रिवर्स मॉर्गेज की ट्रांजैक्शन तो हमने कैपिटल गेन में किया है। न्यू पेंशन ट्रस्ट भी हमने डिस्कस अलग से किया है। अलाउंस परक्यूसिट्स हैं मेंबर की, वो यूपीएससी जो क्लियर करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। स्पेसिफाइड इनकम ऑफ नोटिफाइड बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन छोड़ दीजिए। नोटिफाइड बोर्ड कमीशन अगर लिख दिया तो वैसे ही समझ जाइए कि नोटिफाइड किया हुआ है तो भैया वो एग्जेम्प्ट ही होगा, उसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना आपको। स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल तो आपको पता ही है, इंपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट भी फाइनल लेवल पर है, फाइनेंस एक्ट 16 में आया था। एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो एक्सपेंस आप कैसे माइनस कर सकते हैं, राइट। अब ये सेक्शन 10AA का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 5 साल की प्रॉफिट कैसे टैक्सेबल होते हैं, अगले 5 साल के और उसके अगले 5 साल की कैसे टैक्सेबल होते हैं, ये चीज़ हम कर चुके हैं। हाँ, इंटर यूनिट ट्रांसफ़र है, इसको ज़रा देखना चाहिए सेक्शन 80A को, ये ज़रा हम देख सकते हैं क्या कहता है। असेसी कैरीज ऑन एटलीस्ट 2 यूनिट, आउट ऑफ सच यूनिट एटलीस्ट 1 इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एंड एटलीस्ट 1 इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एलिजिबल यूनिट टू नॉन एलिजिबल यूनिट और वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। कंसिडरेशन ऑफ सच ट्रांसफर डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, देन डिडक्शन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ ट्रांसफर हैज बीन मेड एट द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज एज ऑन दैट डेट। अब आपकी 2 यूनिट है,
एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मार्केट प्राइस पे नहीं कर रहे, ताकि एक का प्रॉफिट दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वहाँ पर मानेंगे कि आपने मार्केट प्राइस पर ही ट्रांसफ़र किया है। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आज तक अपने तो देखा नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे तो देखा नहीं है। अमालगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, ये आपका कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगा। तो बस यहाँ पर जो है एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है, और ये उसी का है, 10AA सेक्शन का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो SEZ के लिए इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इसमें और कुछ बात नहीं है, और कुछ बात नहीं है। सिर्फ ये बता रहे हैं कि जहाँ पर फ्री ट्रेड जोन से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 साल जब आप काउंट करेंगे वो उस साल से काउंट करेंगे जिस साल में आप मैन्युफैक्चरिंग बिगिन करते हैं। समझ गए आप? फ्री ट्रेड जोन में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आपने जब मैन्युफैक्चरिंग बिगिन करी, तब से आप जो है ये 10 साल काउंट करेंगे। और ये क्या है वो हमने एग्जामिशन के चैप्टर में किया है, और ये भी इंटरमीडिएट में नहीं आता है। तो हाँ, 10AA आ सकता है, उसे आप करें। जो इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें करी है उसे आप करें, और ये जो इन डेप्थ बहुत सारे जो एग्जामिशंस दे रखी है इसे आप इग्नोर करें। एक रीडिंग लगा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आए तो उस पर ध्यान दें कि हाँ ये दोबारा आ सकता है, ये बार बार पूछा जाता है। माइनर की एग्जामिशन हो गई, पार्टनर की हो गई जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, डिविडेंड हो गया, ये सब पर आप ज़्यादा फोकस करें। अब जो आपकी हेड्स ऑफ इनकम है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कर लिया है। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो गए हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।